नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीजी खंडारे सर। हमने सर के साथ में पहले भी शो किया था। सर बिलोंग्स टू इन मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर मैं बोलूँगी डिफेंस इंटेलिजेंस। ही इज़ आल्सो बीन वर्किंग विद राजनाथ सिंह सर। बट सर अब थोड़ा-सा तसल्ली लेना चाहते हैं, थोड़ा-सा आप बैक में जाके थोड़ा एन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो ही हैज़ टेकन अ स्टेप बैक एंड ही इज़ रिलैक्सिंग। बट थैंक यू सो मच सर, हम लोगों की रिपीटेड रिक्वेस्ट पे आप हमारे साथ शोज़ पे जुड़ने के लिए रेडी हुए हैं। नहीं तो सर कि आप भई थोड़ा-सा लेट मी सिप द कॉफी एंड एन्जॉय माय डेज़ विद माय फैमिली। सर हम एक Namaste, ऐसे and Jai नमस्ते Hind सर। to all your viewers. थैंक यू सर एंड जय हिंद टू ऑल माय व्यूअर्स। हम एक ऐसे एरा में आए हैं जहां पर देयर इज एन इंटीग्रेशन और बहुत टॉप लेवल का। दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग गेम। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी की जॉब जाने वाली है एआई के बाद में। थोड़ा मुझे वो बिलीव करना मुश्किल लगता है बिकॉज हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि टेकीज की डिमांड बढ़ने वाली है। अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, स्पेस, आर्टिफिशियल रोबोट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, इन सबका एक इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर समझा सके कि किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया और फिर उसको ऑपरेशनलाइज किया गया या उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही जिस तरह से पहले आपने प्लान किया, तो उसके लिए आपने क्या किया, जो आपने टारगेट्स चूज किए थे, दो फेजेस में इसको समझते हैं। पहला, आपने पूरा जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने वहाँ की इमेजरी ली। तो इमेजरी आपने कहाँ से ली? सैटेलाइट से ली। फिर उसके अलावा हमारे जो वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो RNAW के एजेंट्स वगैरह थे, उन्होंने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भेजी, जिसको ह्यूमेंट कहते हैं। उसको फिर यहाँ पे मैच किया गया, उस स्केल पे मैच करके लगाया गया। फिर ये जो टेररिस्ट आपस में बात करते हैं, अपने जो उनके आका हैं उन लोगों से बात करते हैं, तो उनकी पोजीशनिंग क्लियर होती है। तो वो सारा मिला के इंटीग्रेट करके तब आपने वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया। आपको ये मालूम था, इंटेलिजेंस आपको ये क्लियर था कि अगर दिन के समय करेंगे या नमाज के समय करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस हों, तो फिर आपने टाइम चूज किया। तो इसका मतलब ये है, आपने एनालाइज करने के बाद असेस किया। ये एक एग्जांपल है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट फेज में उनकी जो एयरफील्ड्स डैमेज की, तो उनके रडार जो रेडिएट कर रहे थे आपने वो पिकअप किया, तो जिसको मैंने बोला एलिंट। फिर आपने उसके बाद उनके इमेजरी को मैच किया। ये सब करते हुए आप बड़े क्लियरली आपने एक्यूरेसी हासिल की दोनों टाइम पे, एक जो टेररिस्ट टारगेट और उनके मिलिट्री बेसिस पे। इसी तरह से इजराइल ने भी जब उनके टारगेट्स को चूज किया, तो उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी थी, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी थी। ये सबको मिला के उन्होंने टाइम चूज किया कि जिस तरह से पेजर्स को एक्टिवेट किया, उस समय कितने ज्यादा लोग उसके ऊपर थे। इसके पहले उन्होंने एक बार किया था बिल्डिंग के अंदर, जितने लोग फोन्स यूज कर रहे थे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, उनको किस फ्लोर पे किस कमरे में कौन है, और उनकी खिड़कियों में से, दरवाजों में से, इस तरह से उनके मिसाइल और ड्रोन्स प्रॉपरली गए और उन्होंने उनको हिट किया। तो ये आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसराइल भी यूज कर रहा है, इंडिया भी यूज कर रहा है, यूक्रेन ने यूज किया। यूक्रेन ने कई हजारों किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर अंदर जाके मल्टीपल ड्रोन्स से उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट किया। तो ये भी तो एक तरह से गेटिंग ऑल द नट्स एंड बोल्ट्स करेक्ट, बिल्कुल इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। तो सिर्फ हमारा ही नहीं, इसराइल ने भी किया है, यूक्रेन ने भी किया है, इवन रशिया डज इट। अमेरिका ने किया, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यूज किए ओवर ईरान। तो हर एक देश इंटेलिजेंस का यूज करके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हासिल कर रहा है। सर जैसे हमें पता है इंटीग्रेशन, वैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे बॉर्डर पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या इन लोगों को खत्म कर पाना यूजिंग द जो भी वो इम्प्रिंट्स छोड़ कर जाते हैं, पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे, चाहे पाकिस्तान की साइड पे हो या चाइना की साइड पर हो, दोनों साइड पर वी हैव प्लेंटी ऑफ टेररिस्ट कैंप्स। हाँ, अभी देखिए, वो टेररिस्ट भी अपनी जिंदगी के हिसाब से वो भी सर्वाइवल टैक्टिक्स में रहता है। तो अभी उनके जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं,
लॉन्च पैड्स हैं, और एक बात मान के चलिए कि वो एक सर्वाइवल मोड में होते हैं टेररिस्ट, तो अननेसेसरी कभी भी वो बात नहीं करेंगे, अननेसेसरीली कभी भी वो रेडियो सेट यूज नहीं करेंगे, मोबाइल फोन यूज करेंगे, कोड्स की तरह से यूज करेंगे, उनके ये कम्युनिकेशन स्टेशन हैं, हमें उनकी लोकेशन पता है, उनके कोड नेम्स भी पता है, अल्फा 1, डेल्टा 1, काली घाटी, ये सारा कुछ हम लोगों को मालूम होता है। तो आपके पास भी चॉइस है, आप उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर आप सुनेंगे कैसे? तो आप किस चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, किस चीज को जारी रखेंगे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आप लेते हैं और आप तय करते हैं कि कौन सा टारगेट कब इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रक्शन के लिए, कौन सा टारगेट है जिसको चलते रहने देना है, ताकि आपका फ्यूचर इंटेलिजेंस भी आपको मिलता रहे। तो हैं लॉन्च पैड्स वगैरह हैं, लेकिन उनका भी बहुत प्लान किया होता है कि कहाँ पे वो खोलेंगे कम्युनिकेशन, या कहाँ पे कहीं पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ कोई कोड उसमें चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसमें वो प्लान करेंगे, हम उसको काउंटर करेंगे, फिर हम कुछ प्लान करेंगे, वो काउंटर करेंगे, तो ये कैट एंड माउस गेम चलता रहता है। सर कैट एंड माउस गेम बड़ा इंटरेस्टिंग। सर कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो इस इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड जॉब, इट्स नॉट एन इजी जॉब एज फार एज आई अंडरस्टैंड। आपको सैटेलाइट से लेना है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो आ रहा है दोनों को मैच करना है, फिर उसको एआई में भी फीड करना है, फिर उनको वेपन्स के साथ भी इंटीग्रेट करना है। तो हमारी कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो इस काम को बड़ी निपुणता से करती है? और मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 की, वो पॉज हुआ है, तो हम उसको नंबर 2 कर रहे हैं, बट वो जब भी वो रिज्यूम करेगा, अभी 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, या जब भी करेगा, सो इट देन वील बिल्ड इट अप फर्दर। जी। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर तो जब होगा या जब हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस एक्टिविटी 24/7 365 डेज चलती रहती है। गेनिंग इंटेलिजेंस, देन मैचिंग इट विद द पास्ट रिकॉर्ड्स दैट वी हैव, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें ये फुल टाइम जॉब है, और कई हजारों लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अलग अलग जगह पे। और ये मजेदार बात ये है कि ये सब एक दूसरे को जानते भी नहीं है। आप अगर इमेजरी इंटेलिजेंस वाले से बोले तो उसको यही मालूम नहीं है कि कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस कौन ले रहा है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस वाले को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाले का पता नहीं, इन सबको ह्यूमन इंटेलिजेंस वालों का पता नहीं। तो ये नीड टू नो बेसिस पे स्ट्रिक्टली कंपार्टमेंटलाइज्ड तरीका होता है। पिछले कुछ समय से भारत की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम कर रही है। पिछले स्पेशली फ्रॉम पहलगाम टाइम्स एक अलग लेवल का हाइटर्न्ड एक्टिविटीज देखी जा रही है। आर वी प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2 रिज्यूमिंग? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मीडिया में आता है और जो आर्म्ड फोर्सेस करती हैं या जो सिक्योरिटी सर्विसेज करती हैं, इसका ज़्यादा लिंकेज नहीं होता है। बिकॉज़ अगर मान लीजिए हम कुछ कर भी रहे हैं तो हम बताएँगे थोड़ी आपको। और अगली चीज़ ये है कि ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस तैयारी होती है। आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, द पुलिस फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड, द सीएपीएफ इज प्रिपेयर्ड। ये तो हमारा काम है ना, ये तो ऑब्वियसली समथिंग वेयर वी आर कंटिन्यूअसली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने अनाउंस कर दिया तो उस समय हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग तैयारी करते हैं, हमेशा तैयारी रखते हैं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब बिल्कुल लास्ट मिनट में होने वाला होता है तो आपका शायद कुछ इंडिकेटर्स, लेट इंडिकेटर्स मिलते हैं कि शायद छुट्टी कर्टेल हो जाए, शायद आप लोगों के लिए मूवमेंट के लिए, जो लोगों के मूवमेंट के लिए शायद गाड़ियां कम पड़ें, बिकॉज दोज गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री। ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तैयारी तो हर समय होती है। अब चाहे ऑपरेशन सिंदूर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, लेकिन इसकी तो तैयारी हमेशा ही चलती रहती है। सर मैंने आई नो जो मैं क्वेश्चन पूछूं सर, यू कैन डॉज इट। ये मैंने सुना था एंड इट केम फ्रॉम अ वेरी हाई सोर्स। 10 ऑपरेशन सिंदूर के 10 मॉडल्स तैयार किए गए थे, 10 अलग अलग प्लान तैयार किए गए थे। एंड उसके बाद 3 मतलब जस्ट 24 आवर पहले 3 पर जीरो इन किया गया था, एंड 10 मिनट्स पहले डिसाइड किया था
डिसाइड किया गया था कि कौन से वाले प्लान को फॉलो करेंगे? सर, उस पे आपके पास कोई जानकारी है? आप उस पे कुछ इलैबोरेट करना देखिए, चाहेंगे? गायत्री जी कैसे होता है जब भी प्लानिंग प्रोसेस होता है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन हमेशा, सिर्फ सिंदूर का ही नहीं है, इसके पहले भी कारगिल के टाइम पे भी मल्टीपल ऑप्शन हमेशा तैयार किए जाते हैं। फिर उसमें से चूज़ किया जाता है व्हिच इज़ द वन व्हिच विल गिव अस मैक्सिमम सरप्राइज़, व्हिच इज़ द वन व्हिच विल गिव अस हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो उसको मेन प्लान बना लिया जाता है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में एक कहावत है, when the main plan is executed with the firing of the first bullet, the main plan goes out of the window because enemy किस तरह से react कर रहा है ये हमको नहीं मालूम होता है। अब now when the enemy reacts तो maybe that fits in with my contingency plan or with my alternate plan, ऐसा होता है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये हुआ, ऐसा नहीं है, हर बार होता है। आप चाहे 65 वॉर ले लीजिए, चाहे 71 वॉर ले लीजिए, चाहे कारगिल के टाइम पे ले लीजिए, जो भी ऑपरेशन जब भी होते हैं, इवन इफ दे आर कन्वेंशनल ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी और दे आर इवन काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, मल्टीपल ऑप्शंस आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, मल्टीपल। और आप हमेशा मिलिट्री के जो ऑफिसर्स या जो लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा सुनाई देगी कि कंटिजेंसी प्लान, ऑल्टरनेट प्लान, सेकेंडरी प्लान, ऐसे कई होते हैं। तो 10 ऑप्शंस किए हैं, होंगे 20 भी हो सकते हैं। देयर मस्ट बी सो मेनी प्लान, देयर मस्ट बी सो मेनी टारगेट्स चोजन, और फिर उसमें से आप स्ट्राइक ऑफ करते जाते हैं कि नहीं नहीं ये वाला ठीक नहीं है। अच्छा, प्रायोरिटाइज करिए 1 2 3 4 5 6 विच इज द वन विच गिव्स यू, एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा। मैट्रिक्स में आपका ये होगा कि आपका सरप्राइज किस में सबसे ज्यादा मिलेगा, आपको कैजुअलिटीज किस में ज्यादा मिलेंगी, इसमें आपकी कैजुअलिटीज होने का चांसेस क्या है, उसमें आपका फेलियर होने का चांस क्या है, आपके प्रिपरेशन से उसको मैच किया जाता है। तो ये हमेशा सर, होता है। तो लीक होने के डर से भी मल्टीपल प्लान्स बनाए जाते हैं, क्योंकि हाँ, वो भी आई है। एम श्योर इफ वी हैव लॉट ऑफ पीपल इन अज्ञात वीर तो है ही, वो तो तब दुनिया को पता है, बट उस साइड पे भी इफ वी हैव सोर्सेस, आई एम श्योर दे आल्सो हैव सोर्सेस हियर। वो भी है, मल्टीपल ऑप्शन भी बनाए जाते हैं और उसके अलावा एक डिसेप्शन प्लान भी होता है, और डिसेप्शन प्लान के अंदर भी ऐसे 10 ऑप्शन होते हैं। तो ये भले ही जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है और बाद में सबको लगता है यार ये तो बड़ा सिंपल सा था, ये इतना सिंपल नहीं होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत इंट्रिकेट इसके अंदर फंक्शनिंग होती है। आप देख लीजिए कितने लोग काम कर रहे हैं, सबका फोकस, सबका जिस तरह से सिंक्रोनाइजेशन होता है, मैन मशीन सिंक्रोनाइजेशन होता है, और आपको एक्चुअली मालूम नहीं है कि एनिमी किस तरह से उस पे रिएक्ट करेगा। तो आपको उस रिएक्शन के हिसाब से भी अपने आप को एजाइल रखना पड़ता है, और जब कंप्लीट टीम आपकी उसमें फोकस में हो और आप थोड़ा सा इंडिकेशन दें टीम को कि ओके स्विच टू सो एंड सो ऑप्शन, वो हो जाता है, इट्स नॉट अ मेजर इशू। जहां पे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं वहां पे इस तरह का स्विचिंग टू वेरियस कंटिजेंसीज इज हाईली पॉसिबल। इसीलिए ये कहा जाता है ना कि आपके आर्म्ड फोर्सेस में या सिक्योरिटी फोर्सेस में you should have a good combination of experienced and young people working together, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ना तो आप ऐसी आर्मी लेके जाएं विच इज टू टायर्ड एंड टू ओल्ड, ना ऐसी आर्मी लेके जाएं विच इज फुल ऑफ अमेच्योर्स और इमेच्योर पीपल। सो यू नीड अ टीम विच इज वेरी वेल integrated, and integration involves एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी। अभी हर बार जब आप चाइना की आर्मी की बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, 1979 के बाद इन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। तो कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज दे हैव नॉट गॉन इनटू ऑपरेशन सिंस 1979, सो आर दे हेजिटेंट कि बिल्कुल आगे तक आते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। उसी तरह से हमारा और पाकिस्तान का कंटिन्यूसली चलता रहता है। पाकिस्तान की आर्मी उधर अफगानिस्तान के साथ भी भिड़ी रहती है, इंटरनली भी भिड़ी रहती है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर विनिंग इन वॉर। सर, डिड वी आल्सो हैव अ डिसेप्शन प्लान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? एंड इसमें जब ये हम डिसेप्शन प्लान बनाते हैं तो हम डेलिबरेटली
जैसे वहां के लोग फीड करते हैं, जानबूझ के गलत डेटा फीड करते हैं इन ऑर्डर फॉर इंटेलिजेंस को गुमराह करने के लिए। तो हम भी इस तरीके की फीडिंग करते हैं क्या जानबूझ के कि हमारा द डिसेप्शन हमारा डिसेप्शन प्लान सर्जिकल स्ट्राइक्स के टाइम पे भी था, बालाकोट के टाइम पे भी था और अभी भी था और हर बार रहेगा। सर क्योंकि बालाकोट और वो तो हो चुके थे, सर वहां का डिसेप्शन प्लान प्लीज शेयर इफ पॉसिबल, इफ इट इज इन नहीं, ओपन फिर अगर सोर्स। शेयर करेंगे तो फिर अगली बार वो सक्सेसफुल नहीं होगा ना। तो इट इज अनफेयर टू द जनरेशंस ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कम एंड सर्व, बिकॉज the geography doesn't change, the enemy's mind doesn't change. तो हमने अगर कोई चीज की है and there is a requirement of repeating it, maybe not today but maybe after 5 years or 10 years, so it will be absolutely unfair to the people in uniform then, na? जी, जी। सर एग्री। सर आई वाज़ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ जब ये डिसेप्शन प्लान्स बनाए जाते हैं, सो व्हाट आर द चैनल्स एंड व्हाट आर द प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ से इनको स्प्रेड किया जाता है सो दैट डिसेप्शन बिकम्स एक्चुअली डिसेप्शन? देखिए जो ये डिसेप्शन प्लान वर्क्स बेसिकली ऑन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इन द सेंस कॉग्निटिव डोमेन में आपको आपके एनिमी के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो उसकी सोच कैसी है। व्हाट डज ही इमीडिएटली बिलीव इन? इज ही अ विक्टिम ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? इज ही विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? इज द एनिमी कमांड लीडरशिप biased towards something? आर दे ऑलवेज फीलिंग थ्रेटन्ड? जैसे मान लीजिए अगर आपका एनिमी है, predominantly their senior leadership belong to a province and they have a lot of property there, they have a lot of stakes there. अभी आपने अगर कोई प्लान उन तक पहुंचा जिसमें आपने पूरा उधर ही फोकस किया है, तो व्हाट विल दे डू? दे विल डाइवर्ट देयर फोर्सेस टू कीप देमसेल्फ सिक्योर ना। आप जैसे मान लीजिए चाइना का मैं एग्जांपल देता हूँ। चाइना के आप डिप्लॉयमेंट हमेशा देखिए, चाइना एक मानसिकता से ग्रसित है कि बीजिंग इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर देम। अगर बीजिंग गिर गया तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। ये उनकी सोच है और ये आज से नहीं है, बहुत सदियों से उनकी सोच है कि उनका जो भी कैपिटल होगा वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बाकी जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। आज भी आप डिप्लॉयमेंट देखिए, मैक्सिमम एयर डिफेंस रिसोर्सेज इन चाइना आर डिप्लॉयड अराउंड बीजिंग। तो अब जब आपको ये शत्रु बोध हो गया तो आपको डिसेप्शन बनाने में कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होती। हाँ, डिसेप्शन प्लान जब होता है वो ऐसे लूज प्लान नहीं होता है, इट इज एज इंट्रिकेट एंड एज वेल प्लान्ड एज द मेल प्लान। मतलब लोगों को विश्वास होना चाहिए ना कि ऐसा होने वाला है। ये थोड़ी है कि आपने एक पत्ता गिराया और सारे पत्ते ढह गए। तो डिसेप्शन प्लान इज ऑल्सो एज क्रेडिबल एंड वर्कड इन एज डिटेल। इनफैक्ट डिसेप्शन प्लान जो करने वाले होते हैं कई बार तो उनको लगता है कि उन्हीं का मेन प्लान है, तो हमारी तरफ से भी वो बताया जाता है कि उनको ये थोड़ी बताया जाता है कि तुम डिसेप्शन कर रहे हो। तो ये इस तरह से एट हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप ये सारी चीजें हैं। इसीलिए जो मिलिट्री साइंस है वो कोई लोग बोलते हैं उसको साइंस है, कोई लोग बोलते हैं उसको आर्ट है। दोनों मिला के आप देखा जाए तो ये एक इसमें बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, बहुत हाई लेवल की आईक्यू की आवश्यकता होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भले ही बाकी जगह पे आप फेल हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओलंपिक्स में जाके आप फर्स्ट नहीं आए तो आपको गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर तो मिलेगा ही, लेकिन लड़ाई में या तो आप विनर हैं और अदरवाइज यू आर डेड। सो देयर इज नो चांस ऑफ अ फेलियर। हमारे पास फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। तो डिसेप्शन प्लान इसलिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर आई विल कम बैक टू द इंटेलिजेंस एंड द इंटीग्रेशन। जब हम चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पे किस लेवल का इंटीग्रेशन चाहिए होता है? बिकॉज़ चाइना इज़ अ डिफिकल्ट टेरिटरी। उनके वहाँ से न्यूज़ निकल कर आते नहीं है। दे डोंट यूज़ व्हाट्सएप, दे डोंट यूज़ टेलीग्राम, दे डोंट यूज़ फेसबुक, दे डोंट यूज़ ट्विटर। जितने भी जो मास स्केल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। दे हार्डली हैव माउथ पीसेस जो इंग्लिश में रिलीज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को, एंड दैट इज़ ओनली व्हेन दे वांट टू रिलीज़ अ स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड। डोमेस्टिक के लिए तो वो चाइनीज़ में करते हैं। तो जब हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती है, तब हम कैसे करते हैं? देखिए इंटेलिजेंस के खेल में एक और चीज होता है कि कुछ इंटेलिजेंस आप खुद हासिल करते हैं और कुछ कुछ इंटेलिजेंस के लिए आपके अलायंसेस होते हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, आपकी अग्रीमेंट्स होती हैं। ऐसे भी देश आपको ढूंढने पड़ते हैं जो
जो मानते हैं कि चाइना उनका एडवर्सरी है। फिर जैसे कौटिल्य ने कहा था कि एनिमी इज योर फ्रेंड, तो आप अपनी फ्रेंडशिप फिर ढूंढते हैं, और वो फ्रेंडशिप एजेंडा ड्रिवन होती है। ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग उसके दोस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कई देश हैं जो आपने जैसे चाइना का बोला, तो ऐसे कई देश हैं जो चाइना से उनकी नहीं बनती है, चाहे वो बड़े पावर्स हों, चाहे वो नेबर्स हों, और हर एक से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। बोलते हैं ना कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक का कोई ना कोई यूज है। ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन आप चाइना की तरफ से देखिए, चाइना हाउ डू दे गैदर देयर इंटेलिजेंस? They have a separate mechanism of gathering intelligence. They have laws which drive their citizens to contribute intelligence. एक उनका प्रोग्राम है 1000 grains of sand, मतलब उनका हर एक सिटीजन, उसकी दो आंखें हैं, उसके दो कान हैं, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ देखता है, कुछ ना कुछ सुनता है, उसको वो रिपोर्ट करना इज हिज नेशनल ड्यूटी। अगर वो उसने रिपोर्ट नहीं किया तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये देखिए, उन्होंने अपने सिटीजन्स को भी इंटीग्रेट किया है एज इंटेलिजेंस गैदरर्स। इसके अलावा चाइना के पास इतने ज्यादा सैटेलाइट्स हैं अभी, अलग अलग टाइप के, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार वाले हैं, ऐसे कई सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप के हैं जिनका पेलोड अलग होगा। और उसके अलावा सैटेलाइट का एक ऑर्बिट होता है जो सन सिंक्रोनस होगा या इंक्लाइंड ऑर्बिट होगा, तो उसके भी एडवांटेजेस होते हैं। उसका जो पेलोड होता है, उसका रेजोल्यूशन, नेवी के लिए अलग आवश्यकता होती है, आर्मी एयरफोर्स के लिए अलग आवश्यकता। तो चाइना टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली दे हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। तो उनको ये इंटेलिजेंस गैदरिंग हमसे कई गुना उनका आसान है। हमारे पास अभी भी इतने सैटेलाइट्स नहीं है। हमारे जो लोग हैं उनको मैंडरिन लैंग्वेज इज एब्सोल्यूट एलियन, जबकि चाइनीज के जो लोग हैं उनको इंग्लिश तो फिर भी आता है। हमारे यहाँ पे वी हैव अ वेरी बिग चैलेंज एज रिगार्ड्स मैंडरिन इज कंसर्न। तो दोनों तरफ से आज अगर चाइना और इंडिया को आप कंपेयर करेंगे तो इट्स अ वेरी अनइक्वल कंपैरिजन। इसकी वजह से हमें अभी भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत अच्छा, आवश्यक है। हमें जब हमें वो हमसे एडवांस्ड है, हमसे फॉरवर्ड है, जब हमें उनसे उनकी इंटेलिजेंस चाहिए होती है या उनके वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सो आर वी ओनली रिलाइंग ऑन सेकेंडरी डेटा, जैसे आपने जिक्र किया दूसरी कंट्रीज से, या फिर हमारे पास प्राइमरी डेटा के भी चांसेस हैं? देखिए, हमारे पास हमें एक कॉम्बिनेशन लेना होता है। हमारी जो खुद की इंटेलिजेंस जनरेशन कैपेबिलिटी वो भी है, चाहे वो कम्युनिकेशन वाली हो, चाहे वो रडार से हो, चाहे वो इमेजरी से, वो भी है हमारे पास। लेकिन उसको एनरिच करने के लिए अगर आपको विलिंगली कहीं और से कोई दूसरा इंटेलिजेंस देना चाहता है, तो वो लेने में आपका फ़ायदा है। तो अगर आपको मान लीजिए कंट्री ए, बी, सी आपको इंटेलिजेंस देते हैं, तो वो आप अपने इंटेलिजेंस कलेक्टेड जो इंटेलिजेंस है उसके साथ मैच करते हैं, उसको उससे एनरिच करते हैं। तो आप तो थोड़ा एडवांटेज हो जाता है ना कि आपको दोनों तरह की इंटेलिजेंस मिलती है और आप दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं। आपके असेसमेंट्स आप अपने पास रखते हैं। आप नॉर्मली आपके जो पार्टनर्स हैं उनको आपके असेसमेंट शायद शेयर भी नहीं ना करें, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है या जो एनिमोसिटी है, उसमें दोनों में ये मालूम है कि जो भी पहाड़ों पे अगर लड़ाई होगी या समुद्र में लड़ाई होगी, हम दोनों देशों को पता है कि हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ना है, कोई तीसरा देश आके हमें मदद नहीं करने वाला है। तो इसलिए हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाए जा रहे हैं कि और अच्छी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एसेट्स, ज़्यादा सैटेलाइट्स, ये हम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वी आर ऑन द जॉब। सर, एनीथिंग दैट वी डू ऑन द स्पेशली ऑन द बॉर्डर एरियाज अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अगर नेपाल बॉर्डर की बात करूं सर, बहुत पोरस है। अगर हम लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क है तो हम नेपाल बॉर्डर पर रोक क्यों नहीं रहे हैं? बांग्लादेश बॉर्डर पर रोक क्यों नहीं रहे हैं? दीज आर टू एरियाज विच आर वेरी वेरी, लोगों का ध्यान अब बांग्लादेश की तरफ है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट नेपाल इज इक्वली डेंजरस। नेपाल के रास्ते, सुनने में ये भी आ रहा है, इंटेलिजेंस से खबर आई है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान अगला अटैक हमारे ऊपर करेगा। जब भी करेगा, अगला अटैक नेपाल के रास्ते से होगा। ये आप मान के चलिए कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है,
वही इंफॉर्मेशन हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भी आती है, वही इंटेलिजेंस हमारे आरएनएडब्ल्यू के पास भी आती है। और आपको एक मैं बताता हूँ, जो इंटेलिजेंस का गेम है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। कई बार आप ही के सोर्सेज आगे पीछे होते हैं, उधर से इधर आते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि अरे ये देखो ये आ गया, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि वो हो सकता है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का ही सोर्स है। ये भी नहीं मालूम है आपको। कई बार सोर्सेज डबल गेम खेलते हैं, वो आईएसआई का भी सोर्स होगा, हमारा भी सोर्स होगा। तो ये सारी एक तरह से गैम्बलिंग है, ये करना पड़ती है। ये देखिए, ये इंटेलिजेंस वाला जो खेल है ना, ये खानदानी लोगों का पेशा नहीं है। ये इस खेल में जब आप उतरते हैं तो आप कीचड़ में उतरते हैं। कीचड़ में आपके पाँव और कपड़े गंदे होंगे। तो इसलिए अगर वहाँ से भी कोई यहाँ पे लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो आप और मैं ये नहीं बता पाएँगे कि ये एक्चुअली किसका सोर्स है। आप ये भी नहीं बता पाएँगे कि वो हमारे पास खबर देने आ रहा है या हमारी खबर लेके जा रहा है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स गेम है, और इस गेम में जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं को मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और हमें भले ही लगता हो कि अरे इस तरह से कार्रवाई चल रही है, बट मैं आपको शायद इतनी डिटेल में नहीं बता पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। कहीं न कहीं कोई न कोई बता ही देता है, और फिर उसका लिवरेज बना के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी उनको यूज़ करते हैं, चाहे वो नेपाल बॉर्डर है, चाहे बांग्लादेश। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, जहाँ वहाँ का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या जो पुलिस है, वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, कुछ हद तक, सभी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल पे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने कुछ स्टेट गवर्नमेंट देखी हैं जो सेंटर का सुनती ही नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने की आशंका ज़्यादा रहती है। अब जैसे बीएसएफ है, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है, लेकिन 100% हर इंच पे तो बीएसएफ का जवान या कांस्टेबल खड़ा नहीं रहेगा ना। तो वहाँ पे जब ज़मीन की ज़रूरत थी कि फेंस लगाने के लिए, तो वहाँ राज्य सरकार तैयार नहीं थी, अब शायद तैयार हुई है। तो कंटीन्यूअस इश्यूज़ एक डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्र में ये भी होता है कि आपको हर एक चीज़, जैसे मान लीजिए चाइना में शी जिनपिंग बोलें और वो आदेश मानना ही मानना है, या रशिया में पुतिन जो बोलें वो मानना ही है, और नहीं मानेंगे तो आपको साइबेरिया भेज दिया जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, लेकिन एक प्रजातंत्र में आप जिसको जिस तरह से रशिया या चाइना में होता है या नॉर्थ कोरिया में होता है, वो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी उस उन सब चैलेंजेस को भी निपटा जाता है, तो इतनी हेल्पलेस सिचुएशन भी शायद नहीं होगी। जी। So, would you like to add something on the concluding note? And integration of artificial intelligence, space technologies, defense, and human intelligence. देखिए, सबसे पहले आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत ही फ़ेमस बज़वर्ड है आज की तारीख में, जिससे भी मैं सुनता हूँ वो एआई की बात करते हैं, और मेरा हमेशा एक प्रश्न रहता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तो वो व्हीकल है जो आपको ले जाएगा, लेकिन उस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को चलाएगा कौन? उसको चलाने के लिए आपको डेटा की आवश्यकता होती है, और वो डेटा जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आपका डेटा कई जगह पे पड़ा रहता है। आप मान लीजिए, अगर हम बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, तो देयर इज़ सम इंटेलिजेंस व्हिच इज़ लाइंग विद West Bengal police. There is some intelligence lying with the villagers who are there on the frontier villages. There is some intelligence lying with the CID. There is some intelligence even lying with those truck drivers who come across. There is some intelligence lying with those drug traffickers and criminals who move from here to there. अब वो यहाँ पे आके हो सकता है सिलीगुड़ी की जेल में भी बैठा हो, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस तो है ना। तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता है। वो एफआईआर में क्या लिखा है, उसके इंट्रोगेशन रिपोर्ट में क्या लिखा है, उस सबको फिर हार्मोनाइज करने की आवश्यकता है। आप वो सारा इंटेलिजेंस जब हार्मोनाइज करेंगे, तब उससे कोई पिक्चर बनता है। तो वो डेटा इंटीग्रेशन, डेटा हार्मोनाइजेशन, ये पहली ज़रूरत है। उसके बाद जाके कहीं आपका एआई इंजन बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम, बेस्ड ऑन द एलएलएम दैट यू हैव, तब कहीं जाके आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो बोलना बड़ा आसान है कि एआई, लेकिन एआई को ट्रेन करना पड़ता है, डेटा को ट्रेन करना पड़ता है। तब कहीं जाके आपको वो इंडिकेटर्स देना शुरू करता है कि ये होने की पॉसिबिलिटी है। फिर पॉसिबिलिटी के बाद आपको नेचुरल इंटेलिजेंस उसमें लगाना पड़ेगा। मतलब मशीन ने बोला और आपने मान लिया, ये बेवकूफ़ी है। आप मशीन की बात सुन के फिर
ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट, आप उसको फिर देखेंगे। तो एआई मशीन्स को चलाएगा, लेकिन जब असेसमेंट्स की बात आती है तो आपको ब्लाइंडली किसी एक चीज पे नहीं जाना चाहिए। तो अभी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या हम अभी एआई रेडी हैं? हम नहीं हैं। अभी हमारे यहाँ पे देश में एआई मिशन चल रहा है, तो अभी तो लोग उस पे ट्रायल एंड एरर ही कर रहे हैं। कंपेयर कीजिए, आप यहाँ पे इस लेवल पे हैं और चाइना में स्कूल के बच्चे क्लास 6 से क्वांटम, एआई, ब्लॉकचेन, ये सबको पढ़ रहे हैं। डेटा मैनेजमेंट, बिग डेटा एनालिसिस, उसको पढ़ रहे हैं। आपकी तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहली बार चेंज हुई है। अभी तो आपने उसमें ये सारी चेंजेस नहीं लाए हैं, आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेटी जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कोर्सेज चला रखे हैं, फ्री में चला रखे हैं। कई लोगों को अभी एआई में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये तो वी आर एट द मोमेंट इन दैट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू यूज एआई। आर वी फुली रेडी विद दैट? वी आर नॉट। बट देर आर सर्टन थिंग जहां पे, जैसे ऑप सिंदूर में आपने देखा जिस तरह से एक्यूरेट टारगेटिंग हुई, ऑब्वियसली वो यू यूज्ड एआई टू द बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी। तो ये है, अलग अलग स्टेजेस पे साइमल्टेनियसली आप अलग अलग ट्रेजेक्टरीज पे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर बस मैं चाहते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी जो अचानक से मेरे दिमाग में पॉप आउट हो गया। इंटेलिजेंस व्हेन इट कम्स टू चाइना, वहां से कैसे निकालते हैं हम लोग? मतलब एक तो हो गया आपने जो बताया, एआई हो गया, स्पेस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, वो हो गया, बट मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, द ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। जी, आप क्योंकि आप वहां पे क्यों चाइना को मैंडेटरी बताना चाह रहे हैं? आप चाइना को क्यों बताना चाह रहे हैं हम कैसे निकालते हैं? आप मत जी बताइए सर। उनको। आपको उनको मेहनत जी करने दीजिए, उनको अपनी जो कमाई है वो कमाने दीजिए। हम क्यों उनको सोशल मीडिया के ज़रिए बताएँ कि हम कैसे निकालते हैं? जी जी, इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।